अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आज डे 3 को, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट, एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन, कॉजेज ऑफ वेरिएशन इन एक्टिविटी ड्यूरेशन एंड इस एस्टिमेट जो एक्टिविटी ड्यूरेशन की एस्टिमेशन है, इसके कौन कौन से 5 मेथड्स हैं। आज की वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज द प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि प्रोजेक्ट के टास्क को स्केड्यूल करना, उनके जो भी टास्क होते हैं उनको मॉनिटर करना, उनकी कंप्लीशंस को इंश्योर करना। यानी जो काम टाइमली होता है, जितने भी टास्क वगैरह होते हैं उन सबको स्केड्यूल करना, उन्हें मॉनिटर करना और प्रोजेक्ट के टास्क की कंप्लीशन को इंश्योर करना विद द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, हम इसको बोलते हैं हमारा प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट होता है। अब इसने तो ये बात इंश्योर करनी होती है ना कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर ही कंप्लीट हो और किसी भी डिले को इजीली मैनेज किया जा सके। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ऐसा तरीका का जिसमें हम चीजों को प्रॉपर अच्छे वे में मैनेज करते हैं, ठीक है। कोई भी बैड मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट तो नहीं ना हुई, तो इस अच्छे तरीके से हर चीज को मैनेज करने को एक मैनेजमेंट ही बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट क्या होती है कि प्रोजेक्ट को टाइमली और विद इन द टाइम फ्रेम के अंदर के रहते हुए ही आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने को, हर टास्क को स्केड्यूल करने को और उनको मॉनिटर करने को हम लोग प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। इसकी सिग्निफिकेंट अगर देखें तो इसमें आता है कि हमारे पास जो टाइम मैनेजमेंट होती है प्रोजेक्ट की, वो टाइमली कंप्लीशंस को इंश्योर करती है। जितने भी रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन होते हैं और जो भी प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने में जो भी हेल्प होती है वो इसकी सिग्निफिकेंट होती है, क्योंकि सब कुछ अगर हम लोग टाइमली ही करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट जो होता है विद इन द टाइम फ्रेम बहुत अच्छा बन सकता है अगर हम लोग अपने स्केड्यूल को फॉलो करते हैं। अगर टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया जाता है ना, तो प्रोजेक्ट डिलेज, बजट ओवररन और क्वालिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ट्रिपल कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर पढ़ा था कि अगर टाइम यानी टाइम कॉस्ट और ये हमने पढ़े थे कि अगर हम सही से मैनेज नहीं करते हैं तो देन वो बाकी फैक्टर्स के ऊपर भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। इस तरह क्या होगा कि अगर हम लोग टाइमली अपने प्रोजेक्ट को नहीं बनाते हैं, एक तो ये कि हमारी जो कॉस्ट है वो ओवर रन हो सकती है, और दूसरा ये कि हमारे प्रोजेक्ट में डिलेज आ सकते हैं, और दूसरा ये कि हमारे जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी होती है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए अपने प्रोजेक्ट को टाइमली ही बनाना चाहिए। देन यहाँ पर एक एग्जांपल है कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपको आपके जो भी फीचर्स होते हैं आपकी ऐप के या जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप कर रहे हैं उसको आपको टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट टास्क को मैनेज करना होता है टाइमली। तो टाइम मैनेजमेंट भी यहीं पे इंश्योर करेगा कि टास्क जो होता है वो अपने असाइन टाइम फ्रेम के अंदर ही कंप्लीट हो, जिसलिए प्रोजेक्ट जो होता है वो टाइमली इजीली दूसरे को हम लोग डिलीवर कर सके। अब इसके कुछ हमारे पास प्रोसेसेस आते हैं जो इफेक्टिवली मैनेजमेंट को इंश्योर करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस आता है कि जो एक्टिविटी होती है आपने उसको डिफाइन करना होता है। अगर आप भी FYP बना रहे हैं तो देन उसे उसके बारे में आप सोच रहे हैं अपने प्रपोजल के बाद, आपको सबसे पहला काम होता है अपनी टाइम मैनेजमेंट करना। उसके लिए आपको अपनी एक्टिविटीज और टास्क डिस्क्रिप्शन जो होते हैं वो लिखने पड़ते हैं, उसके साथ ही आपको अपना टाइम भी असाइन करना होता है, और देन उसके साथ आपको अपने मेंबर्स भी असाइन करने होते हैं। तो एक्टिविटी क्या होता है, बेसिकली प्रोजेक्ट टाइम जो मैनेजमेंट होता है उसका एक ऐसा प्रोसेस होता है जो जितनी भी एक्टिविटीज हमारे पास रिक्वायर्ड होती है हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन में ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है, वो हमारी एक्टिविटीज होती हैं। ये प्रोजेक्ट के स्कोप से डायरेक्टली ही रिलेटेड होते हैं। इसके कुछ की स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो यही आता है ना कि रिव्यू द स्कोप डॉक्यूमेंट टू आइडेंटिफाई द टास्क, यानी स्कोप डॉक्यूमेंट्स को देखकर ही एक्टिविटीज के ब्रेक डाउन करना होता है, उसको डिवाइड करना होता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। फिर जो हाई लेवल टास्क होते हैं उनको स्मॉलर और मैनेजेबल एक्टिविटीज में डिवाइड किया जाता है। अगर आप लोग कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो जो एक्टिविटीज होती हैं वो आपकी डिजाइन इंटरफेस इस सब पे इंक्लूड करती हैं। आप कोडिंग की टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, एप्लीकेशन वगैरह इन सब चीजों में आपकी एक्टिविटीज होती हैं वो इंक्लूड करती हैं। यानी ऐसा प्रोसेस जो आपको बताएगा कि विद इन द टाइम फ्रेम आपने अपने प्रोजेक्ट की कौन कौन से टास्क को परफॉर्म करना है, बेसिकली वो चीज आपकी एक्टिविटीज होती है। उसके बाद हमारे पास आता है
सीक्वेंस द एक्टिविटीज। एक्टिविटीज तो ये वो हमने टास्क को डिवाइड कर दिया, हर चीज को हमने बता दिया कि हाँ इसका ये टास्क है, इसकी ये एक्टिविटी है। अब उन एक्टिविटी को एक सीक्वेंस में भी रखना है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग एक्टिविटीज को सीक्वेंस के साथ किसी ऑर्डर में परफॉर्म करते हैं, वो हमारा सीक्वेंस एक्टिविटीज होती है। इसके लिए अगर की टास्क की बात करते हैं तो इसमें जो भी डिपेंडेंसीज होती है उनको आइडेंटिफाई करना होता है। यानी कुछ टास्क होते हैं वो दूसरे टास्क पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो कौन कौन से टास्क दूसरे टास्क पर डिपेंड करते हैं वो हमारे इसकी डिपेंडेंसीज में ही आ जाता है। उसके बाद टास्क को सीक्वेंशियली आपको अरेंज करना होता है। जैसे कोड राइटिंग का काम जो होता है वो डिजाइन इंटरफेस के बाद ही होगा। जब तक आप अपना डिजाइन नहीं बनाएंगे तब तक आप उसको देखकर कोड नहीं कर सकते हैं। हर कोई कोड को जुबानी नहीं कर सकता, पहले आपके सामने आपका डिजाइन होगा, देन आप लोग अपनी कोडिंग करेंगे और उसके बाद आप कोडिंग के बाद अपनी टेस्टिंग करके देखेंगे कि आपके कौन कौन से एरर्स आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं। देन हमारे पास थर्ड प्रोसेस आता है विच इज द एस्टिमेट द एक्टिविटी रिसोर्सेज। यानी आप लोगों को इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, यानी आपने इस प्रोसेस में बेसिकली यही चीज डिटरमाइन करनी होती है कि हर एक्टिविटी के लिए कौन से रिसोर्सेज आपके लिए रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज की आपकी नीड होगी। जैसे इसकी की स्टेप्स में आता है, सबसे पहले रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को आपने एस्टिमेट करना होता है, ठीक है, यानी अंदाजा लगाना होता है। जैसे इसमें आपके ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाते हैं, टूल्स आ जाते हैं, मटेरियल्स आ जाते हैं, और फिर जो रिसोर्सेज में जो कॉन्स्टेंट्स होती हैं, यानी कौन कौन से आपको रिसोर्सेज यूज करने हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज आपको यूज नहीं करने, वो आ जाते हैं आपके रिसोर्सेज कॉन्स्टेंट्स को, और उनकी आइडेंटिफिकेशन भी आपको इसी प्रोसेस के अंदर करनी होती है। जैसे टेस्टिंग एक्टिविटी होती है वो दो तरह की रिक्वायरमेंट्स रखता है, एक टेस्टर को और एक टेस्टिंग टूल को। अब टेस्टर जो होता है वो तो ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाता है, जो टेस्टिंग टूल होते हैं ना वो टूल्स में आ जाता है, ठीक है, टूल रिसोर्सेज में आ जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की भी जरूरत होती है, तो ये हमारा जो थर्ड एस्टिमेटेड एक्टिविटी रिसोर्सेज, जैसे कि उसके नाम से ही जाहिर है कि वो जो भी रिसोर्सेज हमें किन एक्टिविटीज के लिए किन किन रिसोर्सेज की जरूरत होती है उनको एस्टिमेट करना, उनको अंदाजा लगाना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे एस्टिमेट द एक्टिविटी ड्यूरेशन। सबसे पहले हमने बात की थी एक्टिविटी को डिफाइन करना, अपनी एक्टिविटीज ढूंढना, अपने टास्क को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद हमने उन एक्टिविटीज को सीक्वेंस में देना था। सीक्वेंस में देने के बाद हमने कहा कि इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, उन रिसोर्सेज की बात हमने की। अब एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन कि अब हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें हमारा एस्टिमेटेड टाइम कितना होगा, वो हमारे पास एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन में आ जाता है। जैसे आप लोगों ने इसकी की स्टेप में अगर देखे, यूज हिस्टोरिकल डाटा फॉर रेफरेंस, यानी आप जो है अपने रेफरेंस के लिए आप जो पास्ट के प्रोजेक्ट होते हैं उनको भी देखिए कि उन्होंने कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा था। कंसीडर द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एक्टिविटी व्हेन एस्टिमेटेड। तो आपने जब भी किसी एक्टिविटी को टाइम असाइन करना है तो आपने उसकी कम्प्लेक्सिटी को भी देखना है, ठीक है। कम्प्लेक्सिटी क्या क्या आ सकती है, जैसे अगर आपने कोड राइटिंग में आपने कहा 3 वीक्स लगेंगे आप ये काम कर लेंगे, लेकिन जो टेस्टिंग है वो 2 वीक्स ले रहा है, ठीक है, ये आपकी एस्टिमेटिंग टाइम ड्यूरेशन होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास है डेवलप द स्केड्यूल। एक स्केड्यूल या आप इसको शेड्यूल कुछ भी कह सकते हैं, आपको एक स्केड्यूल जो होता है वो सेट करना होता है। यानी इस प्रोसेस में आपको एस्टिमेटेड एक्टिविटी ड्यूरेशन होती है उसको प्रॉपर तरीके से एक चार्टर के अंदर आप कह सकते हैं कि आपको उसको टाइम असाइन करना है, फिर आपने उस स्केड्यूल को फाइनलाइज करना होता है, ठीक है, फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर आपको उसको कन्वर्ट करना होता है। इसमें क्या होता है कि आपको एक्टिविटी ड्यूरेशन को कंबाइंड स्केड्यूल में अरेंज करना होता है, देन स्केड्यूल को वैलिडेट करना होता है, फिर स्टैक होल्डर से उसको इम्प्रूव भी करवाना होता है, ठीक है। ये आता है हमारे पास डेवलपर स्केड्यूल में। इसकी अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें हमारे पास आता है कि अगर ए फाइनलाइज प्रोजेक्ट टाइमलाइन शो एक्टिविटी स्टार्ट एंड एंड डेट, यानी फाइनल प्रोजेक्ट होता है वो आपकी एक्टिविटी आपने कब स्टार्ट की है और कब उसका एंड डेट क्या है, ये आप लोगों के स्केड्यूल जो आपने डेवलप किया होता है उस प्रोसेस में आ जाता है। देन नेक्स्ट प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है कंट्रोल स्केड्यूल, यानी जो शेड्यूल आप लोगों ने बना लिया है कोशिश करें कि उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपना काम करें। उस प्रोसेस को उस सारे के सारे स्केड्यूल को मॉनिटर करने को, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने को आप लोग अपना कंट्रोल स्केड्यूल कह सकते हैं। इसमें आपने जो भी आपका शेड्यूल होता है उसको ट्रैक करते रहना है, उसको अपडेट करते रहना है, रेगुलरली देखना है कि क्या आपने ये टास्क इसमें परफॉर्म। डिस्कस करेंगे
अपने प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज के बारे में। वो सारी स्ट्रेटजीज जो आपके टाइम को, आपके प्रोजेक्ट के टाइम को बहुत ही इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करती है। इनमें सबसे पहली स्ट्रेटजी आ जाती है क्रिटिकल पाथ मेथड यानी सीपीएम। मोस्टली ये क्वेश्चन आपको थोड़ा न्यूमेरिकली टाइप का आता है, लेकिन वो न्यूमेरिकली क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे हमने फाइंड आउट करना है, वो हम लोग नेक्स्ट डे की क्लास में करेंगे। अभी के लिए हम ये देख लेते हैं हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड होता क्या है। बेसिकली ये ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो आपके प्रोजेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। यानी आपके जो प्रोजेक्ट है उनके सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कौन से हैं, उनको इफेक्टिवली मैनेज करने में जो चीज हेल्प करती है, जो स्ट्रेटजी हेल्प करती है, वो आपका क्रिटिकल पाथ मेथड होता है। अब ये जो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर इन टास्क में कोई भी डिले आता है ना, तो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो होता है वो डिले हो सकता है, राइट। उसके बाद जो सेकंड स्ट्रेटजी आती है वो हमारे पास आती है फास्ट ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब होता है कि हमें पूरे प्रोजेक्ट को पैरेलल रन करना है। उस पैरेलल रन करते हुए हमें क्या होता है, समटाइम को पैरेलल रन करते हुए इसमें कुछ रिस्क आ सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं रिस्क को हम लोग इजीली फाइंड आउट करने के लिए फास्ट ट्रैकिंग स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। और फिर यहीं पे हम लोगों ने अंदाजा लगाना होता है कि कैसे आप फास्ट ट्रैकिंग के थ्रू अपने प्रोजेक्ट के टाइम को मैनेज कर सकते हैं, कहां पर टाइम रिड्यूस हुआ है और कहां पर टाइम इंक्रीज हुआ है। देन हम बात करेंगे क्रैशिंग की। क्रैशिंग का मतलब होता है सिस्टम का क्रैश हो जाना, यानी सिस्टम का वहीं पे आके स्टॉप हो जाना, ऐसे मेन जगह पर आकर जहां पे आप लोगों को जरूरत होती है। जैसे मोस्टली हम लोग अपनी ऐप को रन कर रहे होते हैं, तो जब एंड्रॉयड स्टूडियो से तो हमारी ऐप क्रैश हो जाती है, इसका मतलब कि कहीं ना कोई प्रॉब्लम आई है। जब आप किसी चीज को टाइमली नहीं करते हैं तो उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए क्रैशिंग स्ट्रेटेजी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रैश से ही आपको पता चलता है कि आपके प्रोजेक्ट में कहां पर क्या एरर था और कहां पे हमें किस चीज को ज्यादा इंक्रीज करना है, कहां ड्यूरेशन कम हुई है और कहां पे कॉस्ट ज्यादा लगी है। इसके बाद हम बात करेंगे बफरिंग की। बफरिंग का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा, यानी इस ऐसी चीज होती है, ऐसी स्ट्रेटेजी जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा चीजें एलोकेट करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग टाइम को एलोकेट कर देते हैं, एक्स्ट्रा टाइम को, तो क्या होता है कि जो अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज होती है ना, उनका रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे रिसोर्सेज लेवलिंग की। इसमें हम लोग रिसोर्सेज को लेवल बाय लेवल ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है कि वर्कलोड जो होता है वो, तो जब हम लोग रिसोर्सेज लेवलिंग की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो इससे हमारा जो टास्क होता है उसका जो वर्कलोड होता है वो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि वो डिफरेंट लेवल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है और फिर हर लेवल को उनके गिवन टाइम के अंदर, जो हमने उसको टाइम अलॉट किया होता है, उसी टाइम के अंदर रहते हुए अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। ये कुछ स्ट्रेटजीज थी जिनको फॉलो करते हुए आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत इजीली और टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कुछ शेड्यूलिंग टूल्स होते हैं प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट के। कौन से टूल्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कॉमन टूल जो है वो गैंट चार्ट होता है, और गैंट चार्ट से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। अगले आने वाली वीडियोस में गैंट चार्ट के बारे में डिटेल से पूछा जाएगा, लेकिन इसकी चूंकि हमने इसको प्रैक्टिकली करके देखा है कि आप गैंट चार्ट का किस तरह से फॉर्मेट होता है, किस तरह से आप उसके ऊपर अपने टास्क को असाइन करेंगे, किस तरह से उस पर टाइम मैनेज करेंगे, वो ऑलरेडी डिटेल में है। और इसका जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और इसको मैं इस प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगी। गैंट चार्ट होता क्या है? गैंट चार्ट बेसिकली आप कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो हमारे प्रोजेक्ट के शेड्यूल को विजुअलाइज करता है। यानी अब ये तो शो करता है कि कौन से टास्क को पैरेलल चल रहे हैं, यानी कौन से टास्क चल रहे हैं और कौन से जो है कब स्टार्ट होने हैं और कब एंड होने हैं, ये काम हमारा गैंट चार्ट करता है। उसके बाद हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड, ये भी एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम लोग अपने टाइम को मैनेज करते हैं। देन हमारे पास पर्ट चार्ट आता है। अब सीपीएम और पर्ट चार्ट ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे रिलेटेड टेबल फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं और आपको उनको सॉल्व करके जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसको सॉल्व करना होता है। देन उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आपने कौन से एमएस प्रोजेक्ट एंड इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर कि आप एमएस प्रोजेक्ट ही यूज करें, क्योंकि गैंट चार्ट जो है वो मैंने एमएस प्रोजेक्ट के ऊपर भी बनाया हुआ है। उसके बाद हमारी आउटलाइन का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे विच इज द एस्टिमेटेड एक्टिविटी ड्यूरेशन, जिसमें हम इसके वेरिएशन देखेंगे, कॉजेज ऑफ वेरिएशन एंड 5 मेथड। ये 5 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और इनको हम देखेंगे किस तरह से हम इसको करेंगे। एस्टिमेटेड एक्टिविटी ड्यूरेशन होती क्या है? बेसिकली
एक्टिविटी एस्टिमेशन, ड्यूरेशन एस्टिमेशन, इसका मतलब होता है कि हर एक्टिविटी को कंप्लीट करने में लगने वाला जो टाइम होता है ना, उसको एस्टिमेट करना। एस्टिमेट करने का मतलब होता है आपने उसका अंदाजा लगाना होता है, यानी हर एक्टिविटी को कंप्लीट करने में आपको टोटल कितना वक्त लगा, कितनी ड्यूरेशन लगी है, उसको हम कहते हैं आपका एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है ना, ये टाइम मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो ये इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग और जो शेड्यूलिंग होती है वो रियलिस्टिक हो। यानी इसका बेसिक एम ही क्या होता है कि हर एक्टिविटी के लिए आपने रियलिस्टिक और अचीवेबल टाइम फ्रेम जो होता है वो आपने सेट करना होता है। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो जो ड्यूरेशन एस्टिमेट्स होती हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग को बनाने के लिए, आप में बहुत पहली बात तो ये बहुत हेल्प करती हैं कि आप अच्छा शेड्यूल बना सकें अपने प्रोजेक्ट के लिए, जिससे हर टास्क के लिए आपको प्रॉपर टाइमलाइन असाइन हो सकती है। अगर एक्यूरेट एस्टिमेट किया जाए तो प्रोजेक्ट डेडलाइन पर पहुंच सकता है, यानी जो डेडलाइन आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए मिलती है, अगर आपने एस्टिमेशन टाइम, क्योंकि देखिए अगर आपको प्रोजेक्ट बनाने से पहले ही उसको टाइम असाइन करना है तो आप उस पर एस्टिमेशन ही लगाते हैं कि ये टास्क हमने इतने टाइम में कंप्लीट करना है। तो अगर आप उन्हीं को जो एस्टिमेशन ड्यूरेशन होती है उसी को फॉलो करते हुए अगर आप अपना टास्क कंप्लीट करते हैं तो देन आप लोग अपने डेडलाइन को मीट करोगे, यानी डेडलाइन पर ही आप लोग अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकोगे और जो भी रिसोर्सेज और यूटिलाइजेशन होती है वो आप इफेक्टिवली उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सारी रिसोर्सेज को। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको कोई भी इंटरफेस जो होता है वो आप डिजाइन कर रहे हैं, इंटरफेस डिजाइन आपकी एक एक्टिविटी है और आपने एस्टिमेशन लगाई है कि ये 5 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने इस 5 दिन के अंदर अंदर आपने डिजाइनिंग कर लिया है, यूआई डिजाइन कर लिया है, तो देन इसका मतलब आप अपने जो एस्टिमेशन टाइम थे आपने उसको रियलिस्टिक में ले आए, यानी उसको आपने रियल में बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। अब इसके कुछ मेथड्स हैं और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट को या आपने जो भी एस्टिमेटिंग एक्टिविटी ड्यूरेशन लगाई होती है, इन मेथड्स को फॉलो करते हुए आप इजीली इसको अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है एनालॉग एस्टिमेटिंग। इसमें क्या होता है, टॉप डाउन एस्टिमेटिंग होती है, यानी इस मेथड में आपने जो पास प्रोजेक्ट होते हैं, जो पहले से प्रोजेक्ट बन चुके होते हैं या उसी तरह के जो टास्क होते हैं, उनकी बेसिस पर ही आपने एस्टिमेट करना होता है। यानी अगर कोई प्रोजेक्ट या एक्टिविटी पहले बन चुकी है तो उसकी ड्यूरेशन यूज करके आप नए प्रोजेक्ट की एक्टिविटी के ड्यूरेशन को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। अब ये मेथड क्विक होता है कि ठीक है, क्योंकि इसमें हमें पहले से अंदाजा हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट कितने टाइम में बना, इसकी ये एक्टिविटी कितने टाइम में कंप्लीट हुई है। लेकिन इसमें भी एक्यूरेसी कम हो सकती है, हो सकता है आपके प्रोजेक्ट के फीचर पास वाले से थोड़े ज्यादा हो और आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, या आपके जो आपने जो एस्टिमेशन टाइम लगाया है वो आप उससे ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो ये चीज इसमें आ जाती है एनालॉग एस्टिमेशन में। ठीक है, यानी पास्ट वाले प्रोजेक्ट से आप एस्टिमेट लगाते हैं अपने प्रेजेंट वाले प्रोजेक्ट पे। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, हमारे पास आता है पैरामेट्रिक एस्टिमेटिंग। इस मेथड में क्या होता है कि किसी एक्टिविटी जो एक्टिविटी होती है उसकी ड्यूरेशन को एस्टिमेट करते वक्त आपको मैथमेटिकली मॉडल्स या कोई पैरामीटर्स का यूज किया जाता है। आप एक्टिविटी के साइज को मेजर करते हैं, ठीक है, लाइक नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, आपने कितना लाइन ऑफ कोड लिखना है, और फिर उस साइज को ही आप एक डिफाइंड रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आप उसी से अपने एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपको इस मेथड को अगर यूज करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। यानी अगर आपने डिसाइड किया ना कि हर 100 लाइन जो होती है, लाइन ऑफ कोड जो है वो आपने लिखना है एक दिन, ठीक है, एक दिन में आपने लिखना है और आपको 1000 लाइन लिखनी है। ठीक है, यानी आपने एस्टिमेशन लगाया कि एक दिन में आप 100 लाइन लिखेंगी और आपके पास 1000 लाइंस लिखनी है, तो टोटल ड्यूरेशन आप 10 डेज की ही लगाएंगे। ठीक है, ये होती है पैरामीट्रिक एस्टिमेशन कि आपने पैरामीटर करके यानी उसको मैथमेटिकली करके आपने अपनी एस्टिमेशन लगाई है। देन उसके बाद आती है 3 पॉइंट एस्टिमेशन, जिसको हम लोग पर्ट बोलते हैं। ठीक है, पर्ट। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इस मेथड में बेसिकली एक ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, और ऑप्टिमिस्टिक, और यानी आपने अपने प्रोजेक्ट में कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है, कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनकी एवरेजेस से आप लोगों ने
अपने जो प्रोजेक्ट होते हैं उसका टाइम को आपने एस्टिमेट करना होता है, ठीक है, यानी आपने उनकी एवरेज को कैलकुलेट करना होता है। और फिर जो मेथड आपको अनसर्टेनिटी को कंसिडर किया जाता है। अनसर्टेनिटीज उस टाइम आती है जब आपके पास प्रोजेक्ट में कोई ना कोई डिफिकल्टीज या कोई ना कोई प्रोबेबिलिस्टिक जो होती है, कोई एस्टिमेशन आप थोड़े गलत लगा रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन क्या है, ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली पास पेसिमिस्टिक, ठीक है, यानी इसमें आप लोग थोड़ा डेज के हिसाब से करें। आपके पास जो ऑप्टिमिस्टिक आपने एस्टिमेट लगाई है वो 3 दिन की है। इसका मतलब क्या है कि आपके प्रोजेक्ट में आप उसको ऑप्टिमाइज कितना कर रहे हैं, तो आप समझे 3 दिन में आपने उसको ऑप्टिमाइज किया है। मोस्ट लाइकली एस्टिमेट 5 दिन के अंदर आपने, यानी जो आपको चांसेस है, ठीक है, यानी मोस्ट लाइकली का मतलब होता है चांसेस, 5 दिन के आपके पास चांसेस है। तो आप इसको क्या करेंगे, ये एक एग्जाम्पल गिवन है कि आपने 3 दिन को 4 में प्लस करना है और उससे पहले 4 को आपने 5 दिन के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस आपके पास पेसिमिस्टिक जो एस्टिमेशन है वो आपकी 7 डेज है, ठीक है। तो आपने इसके साथ इसको प्लस करके 6 से डिवाइड कर देना है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप ये कहेंगे कि आपके पास जो है टोटल जो इस टेक्निक से या इस मेथड से आपने एस्टिमेशन लगाई है वो 5 दिन के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट जो है उसका टास्क कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये एक्सपेक्टेड होती है, ठीक है, लेकिन ये एस्टिमेशन होती है, कई बार ये एस्टिमेशन गलत भी हो सकती है, इसलिए इस मेथड को थोड़ा कम यूज किया जाता है या वहां यूज किया जाता है जहां कम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है। उसके बाद 4 वाला मेथड हमारे पास आता है एक्सपर्ट जजमेंट। एक्सपर्ट जजमेंट हमारे पास क्या होती है, यानी इस मेथड में प्रोजेक्ट एक्सपर्ट या जो एक्सपीरियंस टीम होती है उन मेंबर्स की एडवाइस ली जाती है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप अगर टाइम आपको मैनेज करना है, एस्टिमेशन लगाना है, तो आपको एक्सपर्टीज से या जो एक्सपीरियंस टीम होती है उनसे आपको एडवाइस लेनी पड़ती है, वो आपको आपकी टाइमलाइन सेट करने में हेल्प करती है। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जूनियर्स हैं तो हम अपने सीनियर से, जिन्होंने पहले ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना लिया होता है, हम उनसे जाकर अपने टाइमलाइन जो होती है वो सेट करा सकते हैं, उनसे अच्छी एस्टिमेशन बनवा सकते हैं। उसके बाद 5 वाला मेथड आता है डेल्फी टेक्निक। अब ये जो डेल्फी टेक्निक होती है ना, इसमें आप मल्टीपल एक्सपर्ट से ड्यूरेशन एस्टिमेट ले सकते हैं, ठीक है। अब यानी ऊपर वाले में तो था कि हमारे पास सिर्फ हम अपने सीनियर से ले सकते हैं, लेकिन इसमें है कि आप सीनियर्स के अलावा अपने और जो उनसे भी एक्सपर्ट होते हैं उनसे भी, यानी मल्टीपल से। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने सीनियर से लेती हूँ तो मेरे सीनियर्स ने, फिर मैं उनसे भी जो सीनियर थे उनसे भी कांटेक्ट करती हूँ, फिर मैं उनसे एस्टिमेशन बनाती हूँ, यानी मल्टीपल यहाँ पे एक्सपर्टीज आ जाता है, तो वो हमारे पास डेल्फी टेक्निक होती है, ठीक है। अगर 5 एक्सपर्ट्स ने मुझे एस्टिमेशन टाइम लगाया 4 5 3 इस तरह से, तो जो फिर मैं इनकी एवरेज निकालूंगी उसको फिर मैं टोटल पे डिवाइड करूंगी और मेरे पास टोटल 5 डेज में आता है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड एस्टिमेशन होती है। उसके बाद ये तो हमारे पास मेथड थे। अब हमारी आउटलाइन में इसका ही एक और टॉपिक है कि कॉजेज ऑफ वेरिएशन इन एस्टिमेशन में कौन कौन से कॉजेज है, कौन कौन सी वेरिएशन के कॉजेज आ सकते हैं। सबसे पहले तो एक्यूरेट डेट का की लेक ऑफ, ठीक है, यानी कमी होना। अगर हिस्टोरिकल डाटा या पास्ट प्रोजेक्ट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है तो एस्टिमेट की एक्यूरेसी कम हो सकती है। समटाइम ऐसा होता है कि जो सीनियर्स होते हैं वो झूठ बोलकर, यानी वो कह सकते हैं कि हमने इतने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अगर तो वो एक्यूरेट नहीं इंफॉर्मेशन दी तो इसका मतलब हमारे प्रोजेक्ट में एस्टिमेशन जो है हमारा अच्छा ही नहीं लगा है, तो इस मतलब एक्यूरेट डाटा की कमी हमारे पास आ जाए। उसके बाद चेंजिंग इन स्कोप, इसका मतलब यह हो सकता है कि अगर प्रोजेक्ट के स्कोप में चेंजेस आती हैं, आप कोई नया फीचर ऐड करते हैं, तो उस एक्टिविटी की ड्यूरेशन भी आप उसी में उसका टाइम भी ऐड करेंगे, तो वो हमारे प्रोजेक्ट पे इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे स्कोप क्रीप, यानी जो एडिशनल फीचर या टास्क होते हैं वो ड्यूरेशंस को बदल सकते हैं। स्कोप क्रीप वहां पर आती है, ये बेसिकली वेरिएशंस ही होती हैं जिसकी वजह से हमारी एस्टिमेशन में बहुत सारे जो चीजें होती हैं वो इफेक्ट करती हैं। तो इसमें ये वेरिएशन आती है स्कोप क्रीप की। स्कोप क्रीप का मतलब होता है कि आपने अब नए फीचर या कोई टास्क जो है वो ऐड किए हैं, जिससे हमारा स्कोप जो है वो चेंज हो गया हमारे प्रोजेक्ट का। उसके बाद आ सकता है रिसोर्सेज कॉन्स्ट्रेंट्स। रिसोर्सेज कॉन्स्ट्रेंट्स में क्या होता है कि अगर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है या किसी एक्टिविटी के लिए आपके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज अवेलेबल ही ना हो तो एक्टिविटी ड्यूरेशन इंक्रीज हो सकती है, आपको टाइम लग सकता है उन रिसोर्सेज को बाय करने में। देन उसके बाद अनफॉरसीन रिस्क। अब ये हमारे पास क्या होते हैं, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रिस्क, जैसे आप कह सकते हैं टेक्निकल इश्यूज है,
टीम मेंबर्स की इलनेस एक्सेट्रा, ये सब कुछ भी एक्टिविटी ड्यूरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टास्क कम्प्लेक्सिटी, यानी सम टाइम ऐसा होता है कि अगर टास्क बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है तो वो भी तो टाइम ले सकता है, तो इसमें भी कोई वेरिएशंस आती है कि वो टास्क को कंप्लीट करने में जो आपने 2 दिन में करना था वो आपको पूरा हफ्ता लग रहा है। तो यहाँ पर भी यानी टास्क कम्प्लेक्सिटी की वजह से भी आपकी एस्टिमेशन में वेरिएशन चेंजिंग आ सकती है। उसके बाद पुअर कम्युनिकेशन, यानी अगर टीम की लीडर के साथ अच्छी कम्युनिकेशन ही नहीं है, जो वो कहे तुमने ये काम करना है और जो टीम मेंबर वो कहे नहीं मैंने नहीं करना जो मर्जी, तो ये पुअर कम्युनिकेशन होती है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है और टाइम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सम फिर लीडर को खुद ही करना पड़ता है या टीम मेंबर्स जो भी हैंडल कर लेते हैं, मिस कम्युनिकेशन होती है। तो इस वजह से भी हमारे जो एस्टिमेशन होती है वो भी थोड़ी इफेक्ट हो जाती है। तो ये थे आज डे 3 के टास्क, और इसके अलावा जो गैंट चार्ट था वो नेक्स्ट वीडियो में भी है और अब में भी है, और इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसी चैनल की इसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी वीडियो। तो यहाँ पे हम करते हैं अपने डे 3 को एंड।